हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं डिजाइन स्टेप्स फॉर बोल्टेड कनेक्शन। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। क्या दोस्तों, कोई भी स्टील स्ट्रक्चर आप डिजाइन करना चाहते हो और उसमें बोल्ट का यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको फॉलो करने चाहिए ये डिजाइन स्टेप्स जो दिए गए हैं बोल्टेड कनेक्शन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं डिजाइन स्टेप्स फॉर बोल्टेड कनेक्शन। बट उससे पहले, क्या कोई मेरा ऐसा दोस्त है यहाँ पे जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो? अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। मुझे लगता नहीं कोई बचा होगा, क्योंकि आप कंजूस बिल्कुल नहीं हो। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और आप शेयर भी कर दोगे अपने दोस्तों के साथ। आइए फटाफट पहले स्टेप पे लेके चलता हूँ मैं आपको। अगर आप बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन कर रहे हो तो आपको पहले डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ निकालनी होगी। अब ये शेयर स्ट्रेंथ मैंने आपको मोड्स ऑफ फेल्यूर एक टॉपिक थ्योरी में कवर करवाया था, उसमें बताया था कि शेयर फेल्यूर कैसे होता है। तो वो ना हो शेयर फेल्यूर मतलब क्या, समझो कि ये आपने बोल्ट लगा दिया है, दो प्लेट है, तो ऐसे शेयर फोर्स लगने के कारण बोल्ट नहीं तो प्लेट दोनों में से एक टूट जाता है। वो ना होने के लिए आपको डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो वो कैसे निकालते हैं समझा देता हूँ आपको। बड़े ध्यान देके आपको ये स्टेप्स देखने हैं, नहीं तो आपका चिन टबक डम डम कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए VDSB ये नोटेशन है किसका, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ का। अब इसका फॉर्मूला FUB अपॉन गामा MB रूट 3 और ब्रैकेट में NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। बिल्कुल डरना नहीं है, हर एक नोटेशन का मीनिंग मैं बताने वाला हूँ। VDSB मतलब डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, FUB मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। वो कैसे निकाला जाता है बताया। अगर आपका 4.6 ग्रेड बोल्ट है, बोल्ट में ग्रेड्स होते हैं, उसमें 4.6 ग्रेड बोल्ट दिए मान लो, तो FUB कैसे निकालते हैं, जो आपका पहला डिजिट है 4 इंटू उसको 100 से मल्टीप्लाई करना। समझो 8.8 होता तो 8 इंटू 100 होता, तो FUB ऐसे निकाला जाता है। आप पूछोगे कि सर ये पॉइंट के बाद जो 6 है उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग ये है कि वो आपको FYB देता है। FYB मतलब क्या, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। समझा दूंगा बाद में ये FUB और FYB क्या है, पहले ये समझिए कि यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकाले। तो ये जो 0.6 है ना, वो डिनोट करता है कि आपके अल्टीमेट स्ट्रेस के वो 0.6 होगा, यानी 60% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो ये जो भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करिए, आपको यील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब मैं समझाता हूँ आपको FUB क्या है, FYB क्या है। मैंने बोला FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब क्या, बोल्ट जो है उसमें 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस लेने की ताकत है। बट यील्ड स्ट्रेस क्या कहता है कि इस बोल्ट में भले ही 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर की ताकत हो, बट इसको आप टाइट कब तक कर सकते हो, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक ही कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपने टाइटनिंग किया, नहीं उस टाइम पे या तो बोल्ट टूट जाए नहीं तो प्लेट टूट जाए। इसके लिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ। चलिए अब आगे जाके हम बात करेंगे गामा MB की। गामा MB का वैल्यू 1.25 हमेशा रहेगा और इसका नाम है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्ट। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं NN पे। अब ये NN क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विथ थ्रेड। अब नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विथ थ्रेड, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मानो कि एक बोल्ट है, ठीक है, इसका कुछ एरिया प्लेन रहता है और कुछ एरिया थ्रेडेड रहता है, बरोबर है ना। जो प्लेन रहता है उसको शांक बोलते हैं, जिसको थ्रेडेड एरिया बोलते हैं। अगर इस बोल्ट ने दो प्लेट को ज्वाइन किया है, जैसे कि ये पहला प्लेट और इसके साथ दूसरा प्लेट ज्वाइन किया है, तो ये दो प्लेट जो है ज्वाइन करते समय दोनों के बीच में एक कॉमन प्लेन होता है जिसको हम शेयर प्लेन बोलते हैं। ये देखिए रेड लाइन से मैंने दिखाया वो शेयर प्लेन। अगर कोई शेयर प्लेन इस थ्रेडेड पोर्शन में आए तो उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विथ
थ्रेड, मतलब दो प्लेट के बीच का अगर कोई कॉमन पोर्शन थ्रेडेड एरिया में आया तो उसका नंबर लिखना है। यहाँ पे कितना है? 1, तो आप nn का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करोगे? 1। सिमिलरली यहाँ पे ns क्या है वो मैं तुरंत समझाता हूँ आपको। ns, अब मान लो सेम बोल्ट है और उसने दो प्लेट को ज्वाइन किया है, दो प्लेट को ज्वाइन किया है, जैसे कि ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट। अब ये ज्वाइन करते समय ये जो बोल्ट है इसका शंक एरिया है यहाँ तक और यहाँ से थ्रेडेड पोर्शन चालू हो रहा है। अब देखिए दो प्लेट के बीच एक कॉमन प्लेन है जिसको हम शियर प्लेन बोलते हैं। अगर ये शियर प्लेन शंक एरिया में आया, मतलब बोल्ट का जो प्लेन एरिया होता है ना ऊपर का, वहां पे आया तो ns का वैल्यू 1 हो जाएगा। बट मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ns का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, क्योंकि कोई शियर प्लेन शंक एरिया में नहीं आता है। मोस्टली प्रैक्टिकली देखा जाए तो नहीं आता है, इसके लिए ns का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ns 0 पुट कर दूँ, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सेकेंड टर्म कभी आएगा ही नहीं, कट हो जाएगा। ये हुई nn और ns की बात। अब an भी देखते हैं। an भी मतलब क्या? नेट एरिया ऑफ बोल्ट। क्या है? नेट एरिया ऑफ बोल्ट। अब ये कैसे निकाला जाता है? देखिए 0.78 इंटू AG, 0.78 मतलब क्या? 78% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो इसके लिए कैसे निकालोगे? 0.78 इंटू π/4 इंटू बोल्ट का जो भी डायमीटर दिया रहेगा न्यूमेरिकल में वो पुट कर देना, an भी मिल जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे अपना पहला स्टेप खुश एंड हो जाता है। डन। समझाने के लिए थोड़ा वक्त ले रहा हूँ ताकि आपको हर कोई चीज डिटेल में समझे, इसके लिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल लिया। अब जो भी बोल्ट रहेगा उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 2 में। उसके लिए एक ईजी फॉर्मूला है VDPP। VDPP मतलब बेयरिंग स्ट्रेंथ 2.5 kb इंटू D इंटू TP इंटू FU अपॉन गामा FB। इतना इजी सा फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला का पहले समझते हैं। 2.5 तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, उसको एज इट इज रखेंगे। केबी को क्या करना पड़ेगा? एक कोएफिशिएंट है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 कैलकुलेशन करना है। जैसे कि ये ब्रैकेट में ये पहला टर्म है इसका कैलकुलेशन, ये दूसरा टर्म है इसका कैलकुलेशन, ये तीसरा टर्म है इसका कैलकुलेशन और फिर लास्ट में 1 होता है। ये 4 वैल्यू निकालने के बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगा उसको आपको एज अ केबी लेना है। इतना सिंपल है। अब ये 4 वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ई जो है, यहाँ पे एज डिस्टेंस आपको 1.7 D0 लेना है। D0 मतलब डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल। अब ये 1.7 इंटू D0 कब लेना है? जब प्लेट की एज रफ होगी। एज डिस्टेंस 1.7 D0। 1.5 D0 कब लेना है? अगर प्लेट की एज सॉन रहेगी, वेल शेप्ड, जो एजेस होते हैं ना सॉन करके स्मूथ किए जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? तो आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा एज इज सॉन, तो उस केस में आपको ई का वैल्यू ऐसे चेंज करना है। डन। यहाँ पे ई का वैल्यू मिल जाएगा, आप उसको 3D0 से डिवाइड करके एक पहले टर्म का आंसर मिल जाएगा। D0 मतलब डायमीटर ऑफ होल। इतना अच्छे से याद रखना है आपको। अब यहाँ पे FU क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट है। क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट। अब यहाँ पे FU आपको कैसे पता चलेगा कि FU क्या है? तो आपको ना न्यूमेरिकल में बताया जाएगा प्लेट ऑफ ग्रेड 410 MPa, तो वहाँ पे FU का वैल्यू 410 न्यूटन पर mm², इतना आएगा। ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, एक सम डिजाइन करेंगे, तो उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर FUB जो मैंने ऊपर समझाया था वही है FUB। दैट्स इट। अब यहाँ पे बोल्ट डायमीटर अगर इतना है तो उसके लिए होल का डायमीटर कितना होना चाहिए? इसका ये टेबल है, देखिए 12 डायमीटर रहेगा बोल्ट का, तो होल डायमीटर 13। बोल्ट अगर 14 है तो होल 15 mm का। बोल्ट अगर 16 to 24 है तो उससे 2 mm बढ़ा के आपको क्या करना है? होल डायमीटर लेना है।
और अगर 27 और 30 बोल्ट डायमीटर है तो उसे 3 mm बढ़ा के आपको होल डायमीटर लेना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्टेप नंबर 2 आपका एंड हो जाएगा। नहीं अभी नहीं, रुकिए, ये ई जो है प्लेट्स रहेंगे ना तो 1.7 जनरली 1.7 लेना है इस किसके लिए, रफ एज के लिए। यहाँ पे 2 केसेस दिए थे ना मैंने एज डिस्टेंस के, तो 1.7 D0 लेना है। यहाँ पे D0 मतलब डायमीटर ऑफ होल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से ध्यान में रख रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे P मतलब क्या, P मतलब पिच डिस्टेंस। जो बेसिक डेफिनेशन देखे थे उसमें मैंने बताया था आपको पिच क्या होता है। तो वो अगर 2 प्लेट ज्वाइन कर रहे हो तो 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट। बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं D0 और D में। D0 मतलब डायमीटर ऑफ होल और नॉर्मल D रहेगा तो डायमीटर ऑफ बोल्ट यूज करना है दोस्तों। बट अगर प्लेट के साथ कोई एंगल कनेक्ट किया हो तो उस टाइम आपका एज डिस्टेंस E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बोल्ट डायमीटर 2D रहेगा और पिच डिस्टेंस 3 टाइम्स ऑफ बोल्ट डायमीटर। दैट्स इट, इतना इजी है, इसको याद रखना। एंगल के टाइम पे ये वैल्यूज अडॉप्ट करने हैं आपको। अब स्टेप नंबर 3 पे लेके चलता हूँ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट स्टेप है। स्टेप नंबर 3 में आपको बोल्ट वैल्यू निकालना है, इसका मतलब बोल्ट का स्ट्रेंथ निकालना है, जिसके लिए आपको आगे का डिजाइन करना है। BV बोल्ट वैल्यू BV इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ VDSB एंड VDPB। इसका मतलब क्या हुआ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ और डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ, ये दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। तो दोनों में से जो कम रहेगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पे एज ए बोल्ट वैल्यू ले लेना है। स्टेप नंबर 1 का आंसर देखो, स्टेप नंबर 2 का आंसर देखो, जो कम रहेगा वो आपका स्टेप नंबर 3 का आंसर रहेगा। इतना इजी है। अब बढ़ते आगे स्टेप नंबर 4 पे, नंबर ऑफ बोल्ट्स। अभी यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड आउट करने हैं दोस्तों। थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है इसका, फैक्टर्ड लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू तो स्टेप नंबर 3 में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सम में दिया है फैक्टर्ड लोड तो उसको डिवाइड करो BV से, नंबर ऑफ बोल्ट्स मिल जाएंगे। अगर इन केस मानो कभी कभी उन्होंने थोड़ा सा चालूगिरी किया और फैक्टर्ड लोड दिया ही नहीं, इफ PU नॉट गिवन, तब क्या करना है आपको, PU फाइंड आउट करना है ये फॉर्मूला यूज करके। 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू B माइनस D0 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे आपको FU मतलब प्लेट का ग्रेड कौन सा है उसके हिसाब से वैल्यू मिलेगा। गामा M1 1.25 ही पुट करना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो। B मतलब जो भी प्लेट रहेगा उसका विड्थ, D0 मतलब डायमीटर ऑफ होल और TP मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अगर 2 प्लेट दिए होंगे तो मिनिमम थिकनेस ही यहाँ पे लेना है। ये बात को अच्छे से दिमाग में डाल लो। फिर लास्ट का स्टेप नंबर 5 पे आता हूँ मैं, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंशन में कितना स्ट्रांग है उसकी स्ट्रेंथ निकालनी, डिनोट किया जाता है TDN से, इज इक्वल टू 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू पिच डिस्टेंस माइनस डायमीटर ऑफ होल इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। दैट्स इट। यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप खत्म होता है और आपका डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये पूरे डिज़ाइन स्टेप अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपको अगर एक आध चीज़ अच्छे से समझ में आती है तो दिल खोल के कमेंट कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।